इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अजीत अंजुम। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें नरेंद्र मोदी का चाणक्य कहा जाता है, जिन्हें बीजेपी का रणनीतिकार कहा जाता है, जिन्हें बीजेपी का मास्टरमाइंड कहा जाता है और खास तौर से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी, फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त और शानदार कामयाबी के बाद उनका सितारा बुलंद है, पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब उनकी जिम्मेदारी दिल्ली में बीजेपी को सत्ता पर काबिज करने की। हमारे साथ हैं अमित शाह साहब, जो मैंने उपाधियां दी, मास्टरमाइंड, स्ट्रेटजिस्ट, चाणक्य, ये सब आपको कहा जाता है, आप इससे अवगत होंगे। लेकिन कहा जाता है कि इस मास्टरमाइंड, चाणक्य, स्ट्रेटजिस्ट की अब सबसे बड़ी परीक्षा या सबसे बड़ा इम्तिहान दिल्ली में है। देखिए, हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव चुनौतीपूर्ण भी होता है। मैं कोई भी चुनाव को हल्के से नहीं लेता। लेकिन दिल्ली का चुनाव क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि दिल्ली फतह करना एक किला फतह करने की तरह है। मुझे लगता है कि दिल्ली देश के मीडिया की दृष्टि से, क्योंकि सभी मीडिया के चैनल का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, सभी लोग यहीं पर रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया है। बीजेपी के लिए दिल्ली ज़्यादा फोकस नहीं है? बीजेपी के लिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दिल्ली की जनता के लिए भी यहाँ बीजेपी की सरकार बने, वो बहुत ज़रूरी है। अमित शाह जी, जिस ढंग से दिल्ली में आपके नेतृत्व में ही जाहिर है, जिस ढंग से 3-4 दिन से जो खबरें आ रही है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, 125 सांसद, 2 दर्जन विधायक, 13 राज्यों के कार्यकर्ता, खुद अरुण जेटली पार्टी मुख्यालय में बैठेंगे, अमित शाह बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तो ये लगता है कि बीजेपी को इतनी बड़ी सेना के साथ, इतनी बड़ी फौज के साथ दिल्ली में उतरने की मजबूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के मकसद से नहीं लड़ा जाता। ये हमारे लिए लोक संपर्क का एक बहुत बड़ा अवसर होता है और पार्टी हर मतदाता को हमारी विचारधारा से और हमारी सरकार के अच्छे कामों से और हमारे नेता के विचारों से अवगत कराने के लिए इसको एक माध्यम मानती है। इसलिए हर चुनाव में हम पूरे दमखम से ही लड़ते हैं। दिल्ली का चुनाव भी पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए क्या है, या चुनौती है या नहीं, पहले आप ही से सुनना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक परिणामों का सवाल है, मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ। जो आप चुनौती बता रहे हैं, हमने एक नई पद्धति से चुनाव लड़ने का एक फैसला दिल्ली में किया है कि पेज प्रमुख और बूथ प्रमुख के आधार पर चुनाव को खड़ा करना। नीचे के स्तर पर मतदाता सूची के हर पन्ने पर एक कार्यकर्ता निश्चित हो जो 25-30 परिवारों के संपर्क में रहेगा। एक नया प्रयोग है और मैं मानता हूँ कि ये प्रयोग की परीक्षा इस चुनाव में है। तो ये तो आप संगठन की बात कर रहे हैं या अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चुनौती का नाम अरविंद केजरीवाल भी हैं दिल्ली में बीजेपी के लिए, जो बहुत बड़े सरदर्द बने हुए हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। अरविंद केजरीवाल जी पूर्णतः एक्सपोज हो चुके हैं और दिल्ली की जनता अब उनको जानती है। कैसे एक्सपोज हो चुके हैं? शुरू से उन्होंने जो कहा है वो निश्चित रूप से नहीं करा है। पहले उन्होंने कहा था वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, वो समाज सेवा करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन की। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं देंगे जो सरकारी गाड़ी और बंगला मांगते हैं। उन्होंने खुद ही सरकारी गाड़ी और बंगला ले लिया। उन्होंने कहा था हम कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लेंगे, सत्ता दिखाई पड़ी, कांग्रेस का समर्थन दे लिया। उन्होंने कहा था हम शीला दीक्षित पे एफआईआर करेंगे, एफआईआर नहीं हुई क्योंकि सत्ता चली जाती। उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हम परमानेंट करेंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि हम 1 सप्ताह में हर बार लोक दरबार करेंगे, मुख्यमंत्री उनको मिलेंगे। एक ही बार किया, उनको छत पे चले जाना पड़ा और बाद में वो बात उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल तक दिल्ली की सेवा करूंगा, 49 दिन में इस्तीफा दे दिया। वो चले गए काशी चुनाव लड़ने के। देश भर में उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़े, सबकी लगभग जमानतें जब्त हुई। काशी में वो खुद भी चुनाव हारे और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, काशी की सेवा करूंगा। कल कुछ लोग बनारस से टॉर्च लेकर उनको ढूंढने के लिए दिल्ली में घूम रहे थे कि केजरीवाल जी कहाँ है। एक भी बार बनारस नहीं गए। पूरा उनका जो
कहने का और करने का तरीका है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये अगर एक्सपोज हो चुके हैं, फिर बीजेपी क्यों चुनौती मान रही है कि बीजेपी चुनौती नहीं मान रही है, मीडिया उसको चुनौती बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें मीडिया सफल नहीं होगा। नहीं, मीडिया कैसे चुनौती बनाने का प्रयास करेगा? अगर सतीश उपाध्याय जो दिल्ली स्टेट के प्रमुख हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं कार्यकर्ताओं की कि जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, जिस ढंग से मतदान करो लोगों को और सरकार तो इसमें क्या बुराई क्या है? वो अपने कार्यकर्ताओं को अपील कर रहे हैं, अपील करना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष ने। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी जितनी पूरी ताकत के साथ पिछले 10-12 दिन में, खासतौर से चुनाव की घोषणा के बाद लगी है, उससे लगता है कि बीजेपी में एक बेचैनी खलबली है कि किसी ढंग से दिल्ली फतह करना है। नहीं, निश्चित रूप से किसी ढंग से हमें दिल्ली फतेह करना है, मगर बेचैनी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, हमारी संगठन की ताकत पे हमें भरोसा है और हमारे पास देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन अगर उस लोकप्रियता के पैमाने पर इतना भरोसा था, तो मोदी और दिल्ली के बीच में बेदी की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार नए नए लोगों को मौके दिए। बेदी जी को पहली व्यक्ति नहीं है ऐसे। मैं आपको बताऊं, चेतन चौहान, नवजोत सिंह सिद्धू, जसवंत सिंह जी, जनरल खंडूरी, अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री बने, इन सबको हमने इसी तरह से उठाकर प्लेटफॉर्म दिया है। किरण बेदी जी कोई पहला उदाहरण नहीं है, पहला एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल है किरण बेदी का कि कोई चुनाव के ऐलान के बाद जब 28 दिन 30 दिन बचे हों, तब कोई बीजेपी में आए और तुरंत 4 दिन के भीतर 15 को बीजेपी में शामिल होती हैं, 19 को मुख्यमंत्री पद की दावेदार की घोषणा उनकी हो जाती है। देखिए, सुरेश प्रभु मंत्री बनने के अगले दिन आए और मंत्री बने और अच्छा काम कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव की घोषणा के बाद ही उनको टिकट दिया गया, आज मंत्री है, अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किरण बेदी की साफ सुथरी छवि ही बीजेपी को जिता सकती है, तो इसका मतलब बीजेपी को जो बीजेपी 1980 से बीजेपी है, दिल्ली में सत्ता में रही, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा जैसे लोग 20 साल पहले चीफ मिनिस्टर, उस बीजेपी को क्या किरण बेदी का इंतजार था? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि किरण बेदी की साफ सुथरी छवि ही जीता पाएगी। इसका फायदा है, ऐसा कहा है, जीत अपने आप में काफ़ी चीज़ों को मिलाकर बनती है। उसमें एक फैक्टर किरण बेदी जी की अच्छी इमेज भी है। तो किरण बेदी की अच्छी अगर इमेज है अमित शाह जी, तो कहा जा रहा है कि जिस ढंग से किरण बेदी को एक तरह से पैरा ड्रॉपिंग हुई या पैरासूट की तरह सीधे उतारा गया पार्टी मुख्यालय में, बहुत सारे जो दिल्ली के नेता हैं उनको भी भनक नहीं थी। अरुण जेटली, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन 3 लोगों ने तय किया और सीधे उनको उम्मीदवार की घोषणा की गई। भाषा की जुमले आप जो इस्तेमाल करना है वो करिए। नया कार्यकर्ता जब भी जुड़ता है इसी तरह से जुड़ता है। लेकिन ये सच नहीं है कि बीजेपी में बहुत सारे लोग जिन्होंने 20 साल, 30 साल, 25 साल काम किया, हर्षवर्धन जैसे लोग जो पिछली बार बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे 30 साल, तो इसमें से एक ही बनता, बाकी का तो प्रॉब्लम वैसे भी रहता। ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको ये तो लगता है कि हम में से कोई देखिए, ये डिसिप्लिन पार्टी है, टॉप टू बॉटम सभी कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में है। मैं खुद चुनाव को देख रहा हूँ, बूथ पर जाकर देख रहा हूँ, ठीक से कैडर लगा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन और मुझे लगता है कि आपको पल पल की जानकारी होती है हर उम्मीदवार की, खासतौर से किरण बेदी चूंकि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, जिन जिन इलाकों में जा रही है। कुछ जगह हमारे संवाददाता भी थे, कई जगह 30, 40, 50 लोग उनके काफिले में रोड शो में होते हैं। तो ऐसा लगता है जो किरण बेदी को लोग एक्सेप्ट कार्यकर्ता खासतौर से नहीं कर पा रहे हैं या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है, कभी कभार चुनाव में ओवरलैपिंग कार्यक्रमों की वजह से ऐसा होता है, और किरण बेदी के लिए नहीं, वो केजरीवाल जी के लिए भी होता होगा। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपके पास भी कुछ खबर तो आती होगी, जब हम लोगों से बातचीत में कई जो दिल्ली प्रदेश के नेता हैं वो कहते हैं कि जिस ढंग से अचानक किरण बेदी को लाया गया, उसको लेकर बीजेपी के बहुत सारे नेताओं में अंदर से नाराजगी है। ऊपर से कोई जोखिम मोल नहीं ले सकता है अमित शाह के सामने या प्रधानमंत्री मोदी के सामने कि अपनी नाराजगी जताए, लेकिन अंदर नाराजगी तो होगी। देखिए, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, आप कितना भी पूछ ली इस बात पर, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और सभी के सभी लोग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चुनावी मैदान में लगे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी, किरण बेदी भी अब जुमलों में बात करती हैं 6P, 5T, 3S, तो मैं भी कहता हूँ 3S इस चुनाव मैदान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को शिकस्त देने में लगी है। एक सरकार, एक संगठन, एक संघ।
कि संघ के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, सरकार पूरी सक्रिय है, 2 दर्जन मंत्रिमंडल मंत्री के साथ 125 सांसद, तो लग रहा है कि सब कुछ स्टेक पर है बीजेपी का। स्टेक पर हो तभी काम करना, ये बीजेपी की परंपरा नहीं है। हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव को गंभीरता से लेकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। चूंकि आपने कहा बहुत सारी बातें कि किरण बेदी को लेकर, आज एक इंटरव्यू छपा है अमित शाह साहब टाइम्स ऑफ इंडिया में, किरण बेदी का इंटरव्यू, जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर आप हार जाएंगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा, आई हैव ए लॉट ऑफ स्पीकिंग एंगेजमेंट्स ऑन होल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज एंड कोलंबिया, all on hold. So while remaining a member of BJP, I'll go back to my speaking engagement and to my Navjyoti Trust and India Vision Foundation. तो इसका मतलब ये अभी से कह रही हैं कि अगर मैं हार जाऊंगी तो मैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में लेक्चर देने नहीं, तो कोई बीजेपी का हर कार्यकर्ता फुल टाइमर हो वो जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ काफ़ी प्रोफेसर है वो जो लेक्चर देते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी बिजनेसमैन है जो अपने खुद का बिजनेस करते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी है जो अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, काफ़ी अच्छे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे अपने काम करते हैं। तो बीजेपी का कार्यकर्ता मतलब फुल टाइमर बीजेपी के लिए काम करे, इस तरह की कल्पना नहीं है। हर हमारे नेता का कुछ न कुछ काम होता है, वो करते भी है, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। मगर किरण बेदी के हारने का सवाल ही नहीं है। 10 तारीख के बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नाते काम करती आपको दिखाई पड़ेगी, और मैं मानता हूँ कि अच्छे से काम करेगी और दिल्ली को अच्छा प्रशासन। नहीं, मैं ये सवाल टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू इसलिए कोट किया कि चुनाव के पहले आमतौर पर हारने वाला उम्मीदवार भी कहता है कि हम लाखों वोट से जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल का पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी से कह रहे हैं कि पिछली बार हमने 14 फरवरी को इस्तीफा दिया, इस बार 15 फरवरी को शपथ लेंगे। और एक किरण बेदी है कह रही है कि हार जाएंगे तो हम हार्वर्ड और कोलंबिया चले जाएंगे और 50 दिन के बाद इस्तीफा देंगे। अब ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, और किरण बेदी है कि पहले ही कह रही है कि मैं हार जाऊंगी तो मैं लेक्चर देने चली जाऊंगी। इन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं हार जाऊंगी। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि हारोगी तो क्या करोगी, तो उन्होंने विकल्प बताए, इन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं हार जाऊंगी। अच्छा, दिल्ली में मुकाबला बीजेपी का किससे है अमित शाह साहब? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी एक फैक्टर है, वो हकीकत है, मगर कड़ा मुकाबला मतलब जिसको मैं मानता हूँ रनर अप आप पार्टी होगी। इस बार पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया, कहा गया, खबर आ रही कि ब्लूप्रिंट जारी होगा। वो ब्लूप्रिंट कब तक आएगा? चुनाव के पहले एक मैनिफेस्टो जारी होता है। इस बार पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया, कहा गया, खबर आ रही कि ब्लूप्रिंट जारी होगा। वो ब्लूप्रिंट कब तक आएगा? कल या परसों डिक्लेयर कर देंगे। तो उससे एक सवाल है शाह साहब कि पार्टी का ब्लूप्रिंट नहीं आया, मैनिफेस्टो को आप ब्लूप्रिंट कह रहे हैं, चलिए पार्टी का फैसला है, और किरण बेदी ने अपना ब्लूप्रिंट विजन डॉक्यूमेंट एक तरह से ट्विटर पर जारी कर दिया। नहीं, वो ठीक है, कर सकती है, वो पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा भी होगा। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि 1100 करोड़ या पंत मार्ग पार्टी मुख्यालय से जारी होना चाहिए, उदय पार्क से नहीं। जरूरी नहीं है। पार्टी का जो नेता है चुनाव में अपना विजन बता ही सकता है, इसमें कोई मना ही नहीं है। सब नेता बताते हैं, मोदी जी भी बताते थे, किरण जी ने भी बताया, उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन होना ये नहीं चाहिए था कि पार्टी पहले घोषित करे और उसको इंडोर्स करे। सवाल वो पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट बनाने वाली टीम का अब हिस्सा है, उनको मालूम है मौके पर जिस चीज की जरूरत होती है वो बोले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले चुनाव के पहले अब किरण का ब्लूप्रिंट जारी करती हैं, महिला सुरक्षा से लेकर तमाम मुद्दों पर बात करती हैं, गली झोपड़ी, रोजगार, युवा, शिक्षा, सबकी बात कर रही हैं, लेकिन वो सारी बात क्या सत्ता हासिल करने तक है? उसके बाद फिर उनको ये भी कहना चाहिए था कि मैं वो सारे एंगेजमेंट भी करूंगी और जनता की सेवा करूंगी। उनके इस जवाब में जनता की सेवा या दिल्ली के लिए काम करूंगी कहीं शामिल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का काम करना ही जनता की सेवा है। भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्ता तो रहेगी, कार्यकर्ता मेंबर बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सो व्हाइल रिमेनिंग ए मेंबर ऑफ बीजेपी आई विल गो बैक टू माय स्पीकिंग एंगेजमेंट एंड टू माय नवज्योति ट्रस्ट एंड इंडिया विजन फाउंडेशन व्हिच आर माय चिल्ड्रन एंड फ्रॉम व्हिच आई हैड टू रिजाइन। देखिए, मुझे लगता है कि आप इस चीज को फुल स्टॉप कॉमा में इंटरप्रेट करके ज्यादा तुल दे रहे। उनका कहने का मतलब है कि उनके पास और भी काम है। एक अरविंद केजरीवाल जो इतना डिस्क्रेडिटेड, जिसको बीजेपी कांग्रेस ने कहा, 49 दिन का भगोड़ा कहा, जिसको सड़क पर बैठने वाला कहा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जंगल में चले जाने चाहिए, उस आदमी से मुकाबला करने के लिए अगर इतना ताकत लगाना पड़ रहा है
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कुछ मास बेस है जो बीजेपी की चिंता का सबब है। अब ताकत का इंटरप्रिटेशन स्पर्धक की रेफरेंस में मत करिए। हम चुनाव को हमारी विचारधारा के प्रचार प्रसार का माध्यम मानते हैं, हमारी सरकार के अच्छे कामों के प्रचार प्रसार का माध्यम मानते हैं, हमारे नेतृत्व के विचारों को लोगों के पास पहुंचाने का माध्यम मानते हैं। इसीलिए चुनाव हमारे लिए लोक संपर्क का एक जरिया है और उसमें परिश्रम करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। उसको आप चुनौती के साथ मत जोड़िए। कितना भी सरल चुनाव हो, हम इसी तरह से चुनाव लड़ते हैं। एक फैसला बीजेपी ने किया कि हर रोज हम अरविंद केजरीवाल से हर रोज 5 सवाल पूछेंगे। 2 किस्त आ चुकी है 10 सवालों की, और हो सकता है 6 तारीख तक ऐसे 50, 60, 70, 80 और सवाल आए। तो ये सवाल पूछकर ही आप जाहिर कर रहे हैं कि अगर बीजेपी का किसी से मुकाबला है तो सिर्फ केजरीवाल से। ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सवाल पूछकर हम ये जाहिर करना चाहते हैं, जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो सच्चाई के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पारदर्शिता के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सिद्धांत के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी असली हकीकत क्या है, ये बताने के लिए हम सवाल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि केजरीवाल जी इनके जवाब दें। केजरीवाल जी कहे कि ना, मैंने नहीं कहा था कि किरण बेदी अपने शीला दीक्षित पर हम एफआईआर बनाएंगे। जरा केजरीवाल जी कह दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी कह दे कि हमने नहीं कहा था कि गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी कह दे कि हमने नहीं कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करेंगे, हमने नहीं कहा था कि अनधिकृत कॉलोनियों पर हम काम करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो वो कहे हैं और जो किया है उसके बीच का अंतर जो है वो बताना हमारा फर्ज है। चुनाव में जनता जब फैसला करती है तो हमारा दृष्टिकोण और जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है वो सामने रखने में मैं नहीं मानता कोई नैतिक बात है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को हर सवाल का जवाब देना चाहिए, यही पहले आया कि डिबेट हो जाना चाहिए। तो डिबेट किरण बेदी और केजरीवाल डिबेट करें, 50-50 आमने सामने पूछ लें। ये डिबेट ही है, वो जवाब दे दे, हमें भी सवाल पूछे, हम कहाँ ना बोलते हैं। मगर वो सवाल पूछना नहीं चाहते, जवाब पूछना नहीं चाहते, एक के बाद एक झूठ बोलना चाहते हैं। अब वो जनता फैसला करेगी। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी सवाल पूछती है, केजरीवाल को जवाब देना चाहिए और देना भी चाहिए, पॉलिटिक्स में जवाब देना चाहिए। हालांकि उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो 2000 दिसंबर जनवरी हम लोग भी उस पर काफ़ी डिबेट कर चुके हैं, कुछ पुराने सवाल भी पुराने हैं मगर जवाब अब तक नहीं दिए गए हैं। वो कह दे ना मैं जवाब देना नहीं चाहता, या कह दे झूठे सवाल है, इतना तो करे भाई। झूठ पुराने हो जाने से डाइल्यूट नहीं होता, झूठ रहता है। तो बहुत सवाल केजरीवाल और दूसरी पार्टी के लोग भी बीजेपी से पूछ रहे हैं। जैसे एक सवाल कल आप ही पूछ लीजिए ना, अभी मैं बैठा हूं आपके सामने। नहीं, जैसे राहुल गांधी ने परसों एक रैली में कह दिया, प्रधानमंत्री मोदी के ड्रेस को लेकर राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्होंने वादा किया था कि 15 लाख हम जनता को वापस करेंगे, 10 लाख का उन्होंने कोट पहना, राहुल गांधी ने कहा। ऐसा ही केजरीवाल भी पहले 10 लाख के कोट की बात सरासर झूठ है, एक बात। और मैं मानता हूं कि व्यक्तिगत चीज़ों में नहीं जाना। हम नहीं पूछते केजरीवाल जी का मफलर कितने का है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मगर राहुल गांधी जी को ये दिखाई नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने महंगाई को 8 महीने में कम किया है, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा है, विकास दर की 3 ही मास में 1% की वृद्धि की है। उनको ये दिखाई नहीं पड़ता देश का सम्मान दुनिया में ऊपर ले जाने का कूटनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास हुआ है और उसमें हम सफल ही हुए। उनको मोदी जी के कपड़े दिखते हैं, मुझे लगता है उनकी आंखों पर एक प्रकार से मोतियाबिंब हो गया है, जल्दी इसके ऑपरेशन की जरूरत है। देखिए ना कि जैसे पूरब के अगर वोटर हैं उनको प्रभावित करने के लिए पूरब के 1 दर्जन सांसद, पंजाब के हैं तो पंजाब के सांसद, पहाड़ के हैं तो पहाड़ के सांसद। मगर इसमें दिक्कत क्या है भैया? कि आपने कहा कि दिल्ली में हम हर जगह चुनाव वैसे ही लड़ते हैं जैसे हम बाकी राज्यों में लड़ते हैं, इसलिए दिल्ली में कोई नई बात नहीं है। तो दिल्ली में ही बीजेपी ने सारे घोड़े क्यों खोले जो बाकी राज्यों में वो रिफ्लेक्ट उस तरह से नहीं हुआ कि हर कंस्टिट्यूंसी में। सुन लीजिए
महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भारत सरकार के 21 मंत्री काम कर रहे थे और सभी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी महाराष्ट्र और हरियाणा में बटे हुए थे। ऐसा नहीं है, मगर आपको अभी ये इश्यू बनाना है, इसलिए इश्यू बन रहा है। गुजरात का चुनाव होता था तो सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां पर आते थे, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, मगर सरकार में अभी जो मंत्री बैठे हैं वो सारे के सारे वहां लगे हुए थे। ऐसा नहीं है भैया, हर बार भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है और मंत्री इस संगठन के लिए कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है, वो हमारे संगठन का हिस्सा है। वहाँ भी 125 सांसद थे झारखंड में और जम्मू कश्मीर। 125 सांसद यहाँ आने का एकमात्र कारण ये है कि यहाँ नेचुरल रूप से उनका घर है, वोट बैंक घर है और उनके क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में देश के हर राज्य के लोग रहते हैं, इसलिए प्रचार करने आते हैं। मगर झारखंड में जहाँ गुजराती थे वहाँ गुजराती गए थे, जहाँ राजस्थानी थे वहाँ राजस्थानी सांसद गए ही थे। लेकिन वही देखिए ना कि जैसे पूरब के अगर वोटर हैं उनको प्रभावित करने के लिए पूरब के 1 दर्जन सांसद, पंजाब के हैं तो पंजाब के सांसद, पहाड़ के हैं तो पहाड़ के सांसद। मगर इसमें दिक्कत क्या है भैया? सांसद का अधिकार है हर चुनाव में प्रचार करना। मैं नहीं समझता इसको क्यों तुल दिया जा रहा है। ये इसलिए आप ये कहिए कि मोदी सरकार के कितने स्कैम आए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप कहिए कि मोदी सरकार ने कोई गलत फैसला कर दिया, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुद्दे पर क्रिटिसिज्म करिए। हमारा काम है जो परसेप्शन है उससे जुड़ा हुआ नहीं, सवाल इसीलिए मैं पूछना। परसेप्शन को ही क्लियर कर रहा हाँ, हूं उससे जुड़ा कि हुआ सवाल। मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उछालने के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं उसकी संख्या को उछालने के लिए 1 सप्ताह से प्रयास हो रहा है। नहीं, मीडिया के पास मुद्दा बहुत है और प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान करते हैं तो वो भी 20 दिन 25 दिन चलता है। तो पूछिए ना। हाँ, नहीं तो अब वो मुद्दा इसलिए है कि चूंकि अचानक जब किरण बेदी आती हैं और अचानक पार्टी ऑफिस में पता चलता है कि शामिल हो गई और उसके 4 दिन बाद घर पर दिल्ली के सारे सांसदों की बैठक तलब करती हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जैसे भी हैं जो 2 मिनट लेट से जाते हैं तो किरण बेदी निकल जाती हैं, वो बैरंग हर्षवर्धन वापस आते हैं। जिस ढंग से अचानक किरण बेदी को लाया गया, अंदर से नाराज हैं, वो खबर ऑन एयर हुई या अखबार में छपी, इसलिए मुद्दा। देखिए, कोई भी फैसला होता है इस पर अलग अलग विचार होना लाजमी है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। मगर चुनाव की घोषणा के बाद, पर्चा भरने के बाद एक मुश्त होकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता असेंबली क्षेत्र में मौजूद है और संसदीय क्षेत्र में मौजूद है और बड़ी सफलता के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को दिशा दे रहा है। अच्छा, अगर चुनाव में जो आप कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से बीजेपी जीतेगी, तो अगर बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतती है, आप ही के कहे हुए शब्द से लेता हूं, तो टोटल क्रेडिट किसको है? नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को? या स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की और सरकार की जो काम है इसका फायदा चुनाव को है और किरण बेदी जी के नेतृत्व का और उनकी इमेज का भी पार्टी में जीत में काफ़ी हिस्सा होगा और सबसे ज़्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता का और दिल्ली की जनता का होगा। तो कहा जा रहा है इसीलिए किरण बेदी को लाया गया कि जीते तो मोदी, हारे तो बेदी। ये एक सोशल नेटवर्किंग हारने का सवाल ही नहीं। हम जीत की ओर बड़ी ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम जीत का फासला पार कर चुके हैं इस चुनाव के अंदर। मैं चुनाव को देखता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं, मुझे मालूम पड़ता है और एक कंफर्टेबल मार्जिन की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। भाई, अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं, चाणक्य हैं, मास्टरमाइंड हैं, बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हर। भैया रोक दीजिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं हूं। ये मीडिया ने जो कुछ कहानियां घड़ी है, ठीक है, राजनीति में काम करते हैं तो जो दायित्व होता है इसके अनुरूप यश अपयश मिलता रहता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं, लाखों कार्यकर्ता मैदान में परिश्रम करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाने में कोई अकेला अमित शाह नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बनाती है। सवाल अधूरा रह गया, उसमें यह भी है कि इस चाणक्य और मास्टर स्ट्रेटजिस्ट को दल बदलुओं पर बहुत भरोसा कई बार होता है और चुनाव के समय साम दाम दंड नहीं, मैं मानता हूं, हर तरह की समझ लीजिए ना, आपका जवाब मैं सवाल समझ गया। मैं आज भी इस चैनल पे कहता हूं कि हर दल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो सहमत है और जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है।
आपने कहा कि हर दल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कोई रामकृपाल यादव आए जो 10 साल से एंटी बीजेपी, 15 साल से 20 साल से थे, अचानक आए और जीते, मंत्री भी बन गए। जगदम्बिका पाल खांटी कांग्रेसी आए, गुड़गांव से चौधरी भैया हमारा मन बड़ा है, हमारा मन बड़ा। अभी कृष्णा तीरथ आई और उसके बाद हो सकता है चुनाव के बाद इसमें कोई बुरी बात मैं नहीं देखता। तो मतलब आप देखते हैं कि एक दिन पहले तक कोई बीजेपी बैशिंग कर रहा हो और 25 साल से बीजेपी बैशिंग कर रहा हो, एक दिन बाद उसका अगर हृदय परिवर्तन होता है और आपकी पार्टी में और आपके नेतृत्व को कबूल करके आ जाता है, तो आप उसका इस्तेकबाल करें। देखिए, एक दिन पहले करे या 10 साल पहले करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी का वक्तव्य होता है, मगर अगर कोई अपना मन परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो हमेशा उसका स्वागत है। और पार्टी ने बड़ा मन कर अलग अलग क्षेत्र के अच्छे लोगों को पार्टी में समाना चाहिए, इसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती। अच्छा, जयंती नटराजन को लेकर कल खबर आई अमित शाह जी, जिसमें उन्होंने तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए और जाहिर है कांग्रेस के लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है कि जो कुछ जयंती नटराजन के मंत्रालय में हो रहा था, राहुल गांधी रिमोट से बहुत सारे फैसले करवा रहे थे। सवाल मेरा ये है कि क्या आने वाले दिनों में जयंती नटराजन बीजेपी में आ सकती हैं? हमारे पास ना उन्होंने संपर्क किया है, ना कोई ऐसी सूचना है, ना ऐसी संभावना है। आप इसको रूल आउट कर सकते हैं कि जयंती नटराजन कभी नहीं आएंगे? मैंने तीनों वाक्य कहा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना उन्होंने संपर्क किया है, ना ऐसी संभावना है। मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि संभावना मतलब रूल आउट, ना ऐसी संभावना है। अच्छा, ना ऐसी अगर जयंती नटराजन आना भी चाहेंगी तो बीजेपी में रूल आउट कर रहे हैं। मेरी बात आप ठीक से समझ लीजिए, ना उन्होंने संपर्क किया है, ना ऐसी कोई सूचना मुझे मिली है, ना पार्टी में ज्वाइन करने की कोई संभावना। आपने अहम बात कही, टू द पॉइंट। दूसरा, एक अन्ना हजारे को लेकर ये हो रहा है कि अन्ना हजारे ने 2-3 दिन पहले 2-3 इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने नाराजगी जताई कि प्रधानमंत्री मोदी से भी जितनी उम्मीद थी करप्शन को लेकर वो नहीं हुआ और आने वाले दिनों में अन्ना हजारे भी फिर से आंदोलन करेंगे और इस बार उनके निशाने पर मोदी सरकार। मैं अन्ना का सम्मान करता हूँ। अन्ना बड़े समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। अन्ना के अपने विचार है, पार्टी और सरकार उस पर जरूर विचार करेगी, उनका कोई अभिप्राय है। वो इसलिए कि उनका कहना है कि काला धन को लेकर जो प्रॉमिस किया गया वो 8 महीने में वो आता हुआ नहीं दिख रहा है। एसआईटी जरूर बन गई लेकिन आता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने काले धन के लिए निश्चित रूप से ठोस काम किया है। सरकार की पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव काले धन के लिए एसआईटी का गठन करने का था। जो सूचनाएं केंद्र सरकार के पास 1.5-2 साल से लंबित पड़ी थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी, हमने आने के बाद 1.5 ही महीने में उसको संकलित कर एसआईटी को जांच के लिए दे दिया है। और जो बायलैटरल एग्रीमेंट अगली सरकार ने की है, जिसके कारण कुछ कानूनी अड़चने भी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर काले धन पर सबका एक मन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने भी ये मुद्दा वैश्विक मंचों पर उठाया है। मैं मानता हूं कि हम इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं। समय मर्यादा का जहां तक सवाल है, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा समय लगे, मगर हमारा इरादा पक्का है। काले धन पर हम नकेल कसकर ही रहेंगे और इसमें किसी ने शक रखने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी से जुड़ा एक सिर्फ सवाल है कि आप कह रहे हैं समय ज़्यादा लगे लेकिन हम नकेल कस कर रहेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि पैसा आएगा, काला धन हर गरीब की जेब में 15 से 20 लाख पहुंचेंगे, तो वो दिन आएगा 2-4-5 साल में? हर गरीब ऐसा शब्द प्रयोग नहीं, गरीबों की जेब में 15 से 20 लाख। फिर से एक बात देख लीजिएगा आप, मगर आएगा इसके बारे में आप निश्चिंता रहिए। जितना भी धन विदेश में पड़ा है वो वापस लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रयास करेगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और इसमें सफल भी होगी। जनता ने ये तो नहीं कहा ना कि आप चुनाव के बाद आप अपनी विचारधारा को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके? विचारधारा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी के बीच बातचीत अंतिम दौर में है। मान लें कि अगले 2-4-10 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाएगी? मैं समय मर्यादा तो नहीं कह सकता, मगर काफ़ी एडवांस स्टेज में बातचीत पहुंची है और कुछ न कुछ नतीजा जल्द ही आएगा। पीडीपी के साथ? मैं अभी ये बात पर कुछ बोलना नहीं चाहता, किसके साथ होगा, किस तरह से होगा और किन मुद्दों पर होगा, ये बातें कहने का भी समय नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं रहा होगा कि बीजेपी पीडीपी से भी बात कर रही है, एनसी से भी बात कर रही है? चलिए, आप तरह तरह से
बात निकलवाने का प्रयास मत करिए, आपको सफलता हासिल नहीं होगी। मैं इतना ही कहता हूँ कि बहुत एडवांस स्टेज पर वार्ता चल रही है और परिणाम बहुत जल्दी आएगा। अगर पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, और अगर होगा जिसके तो भी 370 और कॉमन सिविल कोड का क्या होगा? मेरी बात समझिए, जिसके भी साथ होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ही सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ हंग असेंबली का मैंडेट मिला हुआ है। कोई भी पार्टी अपना पूरा एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि आम सहमति से आगे बढ़ना होगा और ये जनता का फैसला है। और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आगे बढ़ते हैं तो दोनों पार्टियों की सहमति होती है। इतने ही मुद्दे 5 साल के लिए लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के मुद्दे छोड़ दिए जाते हैं। 5 साल की प्रायोरिटी में इतने मुद्दे होते हैं जिस पर आम सहमति होती है। तो उस 5 साल के लिए 370 और कॉमन सिविल कोड ऑब्वियसली बैक बर्नर। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा वो आपके सामने जरूर घोषित करेंगे, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं मानना चाहिए। 7 तारीख को चुनाव है दिल्ली में। अगला 9 दिन अहम है बीजेपी के लिए। इस 9 दिन में बीजेपी क्या कुछ ऐसा करने वाली है स्ट्रेटजी के लेवल पर या इशू के लेवल पर, जिससे लगे कि आपने पहले ही कहा, चूंकि अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, आपने बहुत सारी बातें कही, अब 7 दिन फोकस बीजेपी का क्या होगा? हमने जो अच्छा काम किया है 8 महीने में, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के लिए भी हमने एक अध्यादेश लाए हैं, झुग्गी झोपड़ी के लिए भी हमारी योजना बनी है। ये सब लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। महंगाई कम हुई है, रोजगारी के बढ़ावा मिले, इसके लिए हमने काफ़ी काम किया है। ये सब चीज़ों को लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे। आपने जम्मू कश्मीर की बात आपने कही कि बात प्रोग्रेस में है और बातचीत हो रही है और जल्द ही कुछ हो जाएगा, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में चुनाव में कैंपेन कर रही थी बीजेपी और आप भी और प्रधानमंत्री मोदी भी, तो 13 तारीख को 13 दिसंबर को बोलते हैं कि बाप बेटी और बाप बेटी की सरकार मत बनने देना, मतलब उनके निशाने पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला हैं। अब उन्हीं में से चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या जो भी हो, तो लगता नहीं कि जो बात पहले स्टैंड था वो बीजेपी का स्टैंड बदल रहा है? नहीं, ये अभी जो होगा वो हमारा स्टैंड नहीं है, जनता का स्टैंड है। मैंडेट बीजेपी नहीं देती, जनता देती है। ये जनता का मैंडेट है। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, वास्तविकता है। पीडीपी और एनसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसमें हम किसी बात से नहीं मुकर रहे। हमने एक अपील की थी कि हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, इन लोगों को सरकार बनाने का मौका न दीजिए, मगर जनता ने एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया है, तो इसके कारण ये नतीजा हुआ। लेकिन जनता ने ये तो नहीं कहा ना कि आप चुनाव के बाद आप अपनी विचारधारा को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके। विचारधारा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चलिए अमित शाह जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले 8 दिन बीजेपी के लिए बहुत अहम है, और 8 दिन के बाद जनता तय करेगी कि दिल्ली में कैसी सरकार, किसकी सरकार। हाँ, आपने ज़रूर कहा कि बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। ये थे हमारे साथ अमित शाह। धन्यवाद अमित जी। नमस्कार।